Hello students, we are going to read chapter 5 Water 7th class. Tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में सुनामी आई और इसका जो परिणाम था वो अर्थक्वेक था। सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री में उसका एपिसेंटर था। अर्थक्वेक के कारण वो सुनामी आई थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर उसका जो पैमाना था वो 9 था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। देयर वॉज ए सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, जिसके कारण अर्थक्वेक बना। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन टुवर्ड्स डायरेक्शन। 10 से 20 मीटर वो डिस्प्लेस हो गई और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन नीचे की तरफ वो चली गई। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप दैट वॉज बीइंग क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण बहुत सारा पानी उस गैप को फिल करने के लिए वहाँ जाता है। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मास इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसके कारण जो कोस्ट लाइन था, समुद्री किनारे थे, वहाँ से जो पानी है वो काफ़ी विड्रॉ हो जाता है, पीछे चला जाता है। आफ्टर थ्रशिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन, और फिर वो वहाँ से टकराकर वापस वो समुद्री किनारों की तरफ बढ़ता है। सुनामी ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन इंडियन ओशन। उसकी स्पीड एक एयरक्राफ्ट की जितनी थी 800 किलोमीटर, और जो इंडियन ओशन के जो आइलैंड थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। द इंदिरा पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली समर्ज। इस सुनामी में भारत में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था वो इस सुनामी में डूब जाता है। एज अ वे मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, and the wave length decreased with the decreasing depth of water. जैसे जैसे कम होती गई पानी की गहराई, वैसे वैसे उसकी जो लेंथ है वो भी डिक्रीज होती चली गई। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर, लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। सुनामी वेव ट्रेवल्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लाख ऑफ हाउसेज। इस सुनामी के कारण काफ़ी लोग मारे गए और बहुत सारे जो लोग थे वो बेघर हो गए। बहुत सारे जानवर मारे गए इन इंडिया। द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्ट लाइन एरियाज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जिन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस सुनामी का वो थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर इस सुनामी ने काफ़ी नुकसान किया। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3-hour नोटिस ऑफ ए पोटेंशियल सुनामी। किसी भी सुनामी की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उससे के 2-3 घंटे पहले कुछ वार्निंग दी जा सकती है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। ये इस तरह की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो पैसिफिक ओशन में है, इंडियन ओशन में नहीं है। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. पैसिफिक ओशन के कंपेरिजन में इंडियन ओशन में seismic जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several 100 years. पिछले सैकड़ों साल 100 सालों में ऐसी भयानक सुनामी अभी नहीं आई थी कभी भी। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. अगर लोगों को उन चीज़ों की पहले ही अर्ली वार्निंग मिल जाती इस सिस्टम से तो शायद इतना जान माल का नुकसान नहीं होता। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वे। वहाँ पर पहली जो इंडिकेशन क्या थी कि एक भयानक रूप से जो समुद्र का पानी है वो पीछे
जाना शुरू हो जाता है। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, जब ऐसा इस कोस्ट पर होना शुरू होता है, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, लोग ऊंची जगहों पर जाने के बजाय दे स्टार्टेड असेंबल एट द कोस्ट टू व्यू ए मिराकल, उस चमत्कार को देखने के लिए वहाँ पर कोस्ट पर इकट्ठे हो जाते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स व्हेन द गिग्नेटिक वेव सुनामी स्ट्रक, तो वहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है। अब स्टूडेंट्स हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। द रिदमिक राइज एंड फॉल ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड, दिन में 2 बार एक लयबद्ध तरीके से जो लहरें उठती और गिरती हैं वो टाइड्स होती हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिट्रीट्स फ्रॉम शोर, जब लहरें हाईएस्ट पॉइंट पे होते तो हाई टाइड होती हैं, और लो लेवल पर होती हैं तो वो लो टाइड्स होती हैं। इनका रीज़न क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशन पुल एक्सेप्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं उसका रीज़न क्या है कि जो मून और सन अपने ग्रेविटेशनल पावर लगाते, उससे हमारी अर्थ के जो जहाँ पर लैंड है वहाँ तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखता, उसका इफ़ेक्ट हमें वाटर में दिखता है, क्योंकि और हमारी अर्थ पर ज़्यादा वाटर है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड, जब दोनों तरफ से सन और मून अपनी ग्रेविटेशनल पावर लगाते हैं तो वो हमारे वाटर पर दिखाई देती है और जिससे हाई टाइड्स बनते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे द सन एंड द मून आर अर्थ आर द सेम लाइन द टाइड आर हाईएस्ट। अब इसका क्या है कि जब फुल मून डे होता है और न्यू मून होता है, उस दिन तीनों सन मून और हमारी अर्थ सेम लाइन में होते हैं, जिससे हाईएस्ट टाइड होते हैं, और हाईएस्ट टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और इसके अपोजिट, बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and the moon resulting in low tides, and low tides are called neap tides। तो अब ये देखिए जो नीप टाइड है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सन तो अपने उसी जगह पर रहता है, लेकिन जो मून है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो अब क्या होता है कि एक तरफ से सन फोर्स लगा रहा है, दूसरी तरफ से मून लगा रहा है, तो जिसके कारण जो टाइड्स हैं वो लो आते हैं और उसको नीप टाइड्स या लो टाइड्स कहा जाता है। नाउ वी लर्न एडवांटेजेस ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन में मीन्स समुद्र में जो जहाज बोट चलती हैं उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, और वो बिना ज़्यादा मेहनत किए उनको किनारों पर ले आते हैं। एंड दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, बिना किसी दिक्कत के आसानी से वो किनारों पर पहुंच जाते हैं, बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्पिंग इन फिशिंग, इसके अलावा फिशिंग में भी काफ़ी मदद करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स आती हैं तो मछलियाँ समुद्र के किनारे आ जाती हैं। दिस इनेबल्स फिशर मैन to get a plentiful catch. The rise and fall water due to tides is being used to generate electricity। और थर्ड वन क्या है कि जो हाई टाइड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये बेटे इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी आते हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ द हाई टाइड्स आर हेल्पफुल फॉर नेविगेशन, फिशिंग एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड ओशन करंट्स। अब हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? वेव्स पढ़ी थी। तो वेव्स क्या था कि पानी के ऊपर जो हवा चलती है उससे लहरें उठती हैं, और टाइड्स होते हैं वो वाटर लेवल को अप एंड डाउन करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे करंट। करंट क्या होता है? करंट ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। जो ओशंस होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलते हैं, और वो वहीं जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं उस पॉइंट पर आकर वो मिल जाते हैं। स्ट्रीम्स की तरह वो एक डेफिनेट डायरेक्शंस होती हैं ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ओशन करंट्स वार्म और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन है वहाँ से वार्म करंट्स
ओरिजिनेट होते हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल ऑफ लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है बेटे, तो ये बीच में इक्वेटर लाइन है, यहाँ ये जो बीच का पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का, यहाँ से जितने भी जो करंट्स पैदा होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं वो वार्म करंट्स होते हैं, और जो पोलर रीजन से ऊपर से नीचे की तरफ जो करंट्स आते हैं या साउथ पोल से ऊपर की तरफ जो जाते हैं बेटे वो कोल्ड करंट्स होते हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। क्लियर? द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट, अंडरलाइन इट, while the Gulf Stream is warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. जो warm currents होते हैं वो उस एरिया की टेम्परेचर जो कंडीशंस हैं उनको भी इफेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स जहाँ मिलते हैं वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड सच एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जो जापान है, सी अराउंड जापान, जापान के आसपास जो सी है वहाँ पर, और ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, क्योंकि जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पर मछलियाँ अपने अंडे ज़्यादा देती हैं। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficulty for navigation. इसके अलावा क्या है कि जहाँ पर ये दोनों करंट्स मिलते हैं वहाँ पर जो वेदर है वो थोड़ा फोगी होता है, जो नेविगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।